हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज जो हम एक टॉपिक कवर करेंगे वो है कोरिलेशन, सहसंबंध। स्टैटिस्टिक में ये चैप्टर पढ़ा जाता है यूपी पीजीटी एग्जाम में या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में इस चैप्टर को पढ़ा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए पहले मैं आपको एक दो बातें भी बताऊंगा। देखो, कोरिलेशन बेसिकली क्या होता है कि जो दो वेरिएबल हैं उनमें कोई रिलेशन है या नहीं। जैसे मैं पूछूं आपसे, बरसात और फसल के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं। आप कहेंगे है सर, बरसात ज़्यादा होती है तो फसल अच्छी होती है, कम होती है तो फसल कम होती है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ स्टडी आवर्स और मार्क्स। बच्चा स्टडी ज़्यादा करता है तो मार्क्स ज़्यादा आते हैं, कम स्टडी करता है तो कम मार्क्स आते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हर जगह पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं आज तुम्हें केवल थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। एक दो थ्योरी कॉन्सेप्ट के बाद मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू पे आ जाऊंगा एज यूजुअल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अपन अब कुछ बातें करते हैं। पहले मामले में क्या हुआ है? पहले मामले में लिखा हुआ है एजुकेशन एंड इनकम। तो आप क्या देखते हो, अगर जनरली देखा जाता है कि एजुकेशन बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है, जनरली इन जनरल, तो दोनों तीरों की दिशा क्या है? एक तरफ। तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। एक्सरसाइज एंड हेल्थ, ठीक है, ये भी मान के चलते हैं कि अगर बंदा एक्सरसाइज पे ज्यादा समय देता है तो हेल्थ कोशंट बेटर होता है। दोनों तीरों की दिशा क्या है? एक तरफ, पॉजिटिव कोरिलेशन। एज एंड विजडम, जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ता है, दुनिया के तजुर्बे लेता है, तो ये देखा जाता है कि अगर आपके अंदर एज आपकी ज़्यादा होगी तो आपका धीरे धीरे आईक्यू भी बढ़ता जाएगा। नॉट नेसेसरी, एक्सेप्शनली अलग हो सकता है, पर इन जनरल जो मैच्योर लोग होते हैं उनमें विजडम ज़्यादा होता है। सेल्स एंड मार्केटिंग, जैसे जैसे आप मार्केटिंग पे पैसा खर्च करोगे, सेल तो होता है डील को क्लोज करना, मार्केटिंग मतलब होता है उन तक पहुंचना। तो जैसे जैसे आप मार्केटिंग पे खर्चा ज़्यादा करोगे आपकी सेल्स इंप्रूव होगी, नंबर ऑफ सेल इंप्रूव होगी। टेम्परेचर एंड आइसक्रीम सेल, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो आइसक्रीम की सेल बढ़ती जाएगी। तो ये मैंने जो सारे एग्जाम्पल लिए ये धनात्मक सहसंबंध के एग्जाम्पल लिए ताकि आपको चीज़ की क्लैरिटी रहे। तीरों की दिशा एक तरफ है। अब अपन अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड में लिखा है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है? एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल घटेगा, कुछ इस तरह का होगा। एक वेरिएबल बढ़ेगा, दूसरा वेरिएबल घटेगा, या पहला वेरिएबल घटेगा तो दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा। एक की खुशी, दूसरे का गम, ऐसा कुछ। ओके कि सर ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा? एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ पीपल वियरिंग कोट्स डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, स्वेटर पहनने वालों की संख्या या गर्म कपड़े पहनने वालों की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो टेम्परेचर बढ़ा, गर्म कपड़े पहनने वालों की संख्या कम हुई। एक तीर ऊपर जा रहा है, एक तीर नीचे जा रहा है। इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, ऋणात्मक सहसंबंध। जस्ट इसके बाद एमसीक्यू आने वाले हैं। When a car speed goes up, the time it takes to reach the destination goes down. अगर आपकी कार की स्पीड ज़्यादा है, अगर आपकी कार की स्पीड ज़्यादा है तो जो टाइम आपको लगने वाला है डेस्टिनेशन तक पहुंचने में वो कम लगेगा। लेकिन इसी का मैं पॉजिटिव बताऊं, अगर आप कार की स्पीड बढ़ाओगे तो आपके नंबर ऑफ एक्सीडेंट भी ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा देखा जाएगा कि स्पीड बढ़ी तो उन मामलों में एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा हुए। तो इसमें देखें तो धनात्मक सहसंबंध हुआ, स्पीड और टाइम में देखें तो ऋणात्मक सहसंबंध हुआ। इसके बाद है एज द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इंक्रीज बॉडी फैट परसेंटेज ऑफन डिक्रीजेज। तो अगर आप हैवी एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो बॉडी फैट है वो निकलता जाएगा, तो आपका वजन है वो गिरेगा। तो एक्सरसाइज बढ़ेगी, वजन गिरेगा। एक्सरसाइज में अपन ने उधर हेल्थ वाला भी देखा था, तब धनात्मक सहसंबंध था। When the price of a product rises, the quantity demanded usually falls. तो ये तो मांग का नियम है ही है। अगर एक तरफ प्राइजेस बढ़ते जाएंगे तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जिसको अपन सिंपली डिमांड बोल देते हैं, वो डिमांड कम होती जाएगी। तो कीमत और कहें मांगी जाने वाली मात्रा में आपको ऋणात्मक सहसंबंध देखने को मिलेगा। ये सब अपन समझना चाह रहे हैं ताकि अपने को एक बेसिक बात समझ में आए। अच्छा, कई बार क्या होता है, एक तीर ऊपर जाता है और दूसरा तीर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दाएं बाएं, मतलब कहीं पे भी जा सकता है। कहने का मतलब है जब दो फिगर्स आपस में कनेक्टेड ही नहीं होते तो उसे जीरो कोरिलेशन कहते हैं। तो जरा पढ़ते हैं। अ जीरो कोरिलेशन एग्जिस्ट व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चर, मतलब जैसे एक चर है वर्षा और एक चर है फसल,
तो वर्षा क्या होता है, बदलती रहती है, जो फिगर बदलता रहता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। फसल भी बदलती रहती है उसलिए वेरिएबल बोलते हैं, उसको अपन चर या चल बोलते हैं। ठीक है, तो जब दो चरों के बीच में कोई सहसंबंध डिपिक्ट नहीं होता, दिखाई नहीं देता, न चित्र के माध्यम से न कैलकुलेशन के माध्यम से, तो जीरो कोरिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ टी ड्रंक एंड द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसा कुछ नहीं है कि चाय ज़्यादा पीने वाला इंटेलिजेंट होता है या चाय पीने वाला डम्ब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जूते का साइज जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, जूते का साइज जिसका छोटा होगा वो कम इंटेलिजेंट होगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। तो कभी कभी दो मदें एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होती है, तेरा कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू खुश है गम है मेरे को मेरा पता है, तो ऐसा भी होता है। इन दो में कभी कभी कनेक्शन नहीं होता, जीरो कोरिलेशन। ठीक है, ये बात अपने को अब क्लियर हो गई है। तो अब अपन एक और बस समझ लो, एक और होता है, वो होता है स्पूरियस कोरिलेशन, कृत्रिम या भ्रामक सहसंबंध। कभी कभी आपको दो फिगर्स देंगे, उन दो फिगर्स के डेटा को आप सॉल्व करोगे तो कोरिलेशन का कुछ ना कुछ नतीजा आएगा, लेकिन उनके बीच में कोई सहसंबंध ही नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली उनके अंदर कारण और परिणाम वाला सहसंबंध ही नहीं है। जैसे जैसे मैं एक फेवरेट एग्जांपल है कि जैसे अगर आप पिछले 10 साल के आंकड़े उठाओगे ना, तो आप देखोगे जो टीचर्स की सैलरी है, टीचर्स की सैलरी है वो लगातार बढ़ी है। पिछले 10 साल के आप आंकड़े उठा लो 2015 से 2025 तक के, और दूसरी तरफ आप ये देख लो कि जो शराब की बिक्री होती है पिछले 10 सालों में, वो शराब की बिक्री भी बढ़ी है। लेकिन अगर आप इससे ये अनुमान निकाल लो कि है ना, अच्छा टीचर की सैलरी बढ़ी है इसलिए वो दारू ज़्यादा पीते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, तो ये तो थोड़ा सा अनफेयर हो गया। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये और ये दोनों बड़े हों, लेकिन इसलिए बड़े हों क्योंकि जीडीपी ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जा रही है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, जो वेरिएबल होते हैं उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, वो किसी तीसरे प्रभाव की वजह से ऐसे आपको कनेक्टेड दिखाई दे रहे होते हैं। तो जीरो कोरिलेशन में तो सहसंबंध होता ही नहीं है, और स्पूरियस कोरिलेशन जिसमें आपको भ्रम हो जाएगा, उसमें आपको सहसंबंध दिखता तो है पर असली में वो सहसंबंध नहीं है, वो झूठा या भ्रामक सहसंबंध है। ठीक है, जैसे अब मान लो इन्होंने खुद ने आंकड़ा दिया है कि इन्होंने नोटिस किया कि गर्मी में आइसक्रीम की सेल बढ़ जाती है, और ऐसा भी इन्होंने देखा कि गर्मी में जो डूबने वालों की संख्या होती है, यानी डूबने की वजह से डेथ होती है, वो भी बढ़ती है। तो अब इससे आप क्या कनेक्शन निकालोगे कि आइसक्रीम खाने से इंसान डूब जाता है या हर डूबने वाला इंसान आइसक्रीम खाता है? ऐसा कोई कोरिलेशन आपको नहीं निकालना, क्योंकि बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन आपको ये समझना पड़ेगा कि उन आंकड़ों से क्या मतलब निकाला जा सकता है। तो देखो, ये ज़रूर है कि गर्मी में चूंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आइसक्रीम खाने वाले भी बढ़ जाते हैं, और थोड़ा पूल साइड जाने वाले या नदी तालाब की तरफ जाने वाले लोग बढ़ जाते हैं, तो उस वजह से डेथ होती है। तो इसका जो रीज़न है वो गर्मी है। तो जब किसी तीसरे प्रभाव की उपस्थिति से आपको दो लोगों में, दो वेरिएबल्स में सहसंबंध दिखने लगता है, तो वो आपका क्या बोलते हैं, स्पूरियस या कहें भ्रामक कोरिलेशन होता है। ठीक है, होप मैं ये चीज़ें आपको समझा पाया कि सर अब तो यार आप एमसीक्यू कराओ, रहने दो, आप थ्योरी तो मत ही पढ़ाओ। अब आप देखो क्वेश्चन खुद ही कर लोगे क्या? यहां से मुझे चैप्टर शुरू करना था। यदि एक श्रेणी के मूल्यों में वृद्धि होने पर दूसरी श्रेणी के मूल्यों में कमी होती है तो सहसंबंध किस प्रकार होगा? यानी अगर एक्स सीरीज के आंकड़े हैं, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताऊंगा, और वाई सीरीज के आंकड़े भी हैं, अगर ये सीरीज के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये सीरीज के आंकड़े कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों सीरीज में ऋणात्मक सहसंबंध है, इन दोनों सीरीज में नेगेटिव कोरिलेशन है। इतना लड्डू क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट विल हैव अ पॉजिटिव साइन। सहसंबंध गुणांक में धनात्मक चिन्ह कब होगा? एक्स सीरीज के आंकड़े दे रखे हैं, वाई सीरीज के आंकड़े दे रखे हैं, कोरिलेशन को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कह रहा है कि आपका आंसर पॉजिटिव में कब आएगा? पॉजिटिव में तब आएगा जब दोनों तीरों की दिशा एक जैसी हो, दोनों के वेरिएबल या तो बढ़ रहे हो या घट रहे हो। तो इसने बोला है x के मान बढ़ रहे हो और y के मान घट रहे हो, तो ये तो नेगेटिव कोरिलेशन वाला रहेगा। x और y दोनों के मान बढ़ रहे हो तो यहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा। x का मान कम हो रहा हो, y का मान बढ़ रहा हो, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन रहेगा। x और y के मानों में कोई परिवर्तन ही नहीं हो तो इसका मतलब जीरो कोरिलेशन रहेगा। तो अपना आंसर आ गया है, इसका आंसर बी है। द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y बोथ आर इंक्रीजिंग, इन दैट केस को r विल बी शोइंग अ पॉजिटिव साइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अच्छा ये देखो,
ये आप थोड़ा चित्र याद कर लो। याद तो क्या करना है, समझना होता है। ये जब बाएं से दाएं आप ऊपर उठते हुए होते हो ना, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन का साइन है। बाएं से दाएं जब आप ऊपर की तरफ उठते हुए होते हो, और बाएं से दाएं जब आप नीचे की तरफ गिरते हुए होते हो, तो इसका मतलब है नेगेटिव कोरिलेशन। किस है इसका मतलब बताओ? ठीक है, इसे आप 1 से लेकर 5 तक रखो, और इसे आप 1 से लेकर 5 तक रखो, और केवल एक पॉइंट को समझ लो। इधर भी 1 से लेकर 5 तक समझ लो, है ना। अब ये पॉइंट क्या बता रहा है? ये पॉइंट बता रहा है तू भी एक मैं भी एक, वर्षा एक फसल एक। ये पॉइंट क्या बता रहा है? 2 2, वर्षा 2 फसल 2, दोनों बढ़ दें। और देखो ये पॉइंट क्या बता रहा है? ये पॉइंट बता रहा है बरसात 3 फसल 3, बरसात 5 फसल 5। ठीक है, तो क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग पे इंक्रीजिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब आप इधर देखो, ये पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट, ये है ना, यहाँ पे जो x है वो है लाइक आपका 1 पे, तो y है 5 पे। अब ये बड़ा तो ये घटा, ये और बड़ा तो ये और घटा, ये और बड़ा तो ये और घटा, तो इसके बढ़ने पे ये घट रहा है, तो इसका मतलब है नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर आप x और y के आंकड़े कहीं पे भी आ रहे हैं, कोई कहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपको ऐसा पैटर्न दिखाई देगा, इसको स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। ऐसा पैटर्न दिखाई देगा तो मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है जी, चलो आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई में, पहले ये 5 बेसिक क्वेश्चन है और इसके बाद मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। एक्स और वाई में सहसंबंध गुणांक 0 होता है यदि दोनों चर मूल्य, coefficient of correlation between x and y is 0 if both variables are independent, both variable increasing together होता तो positive correlation, both variable decreasing together होता तो भी पॉजिटिव कोरिलेशन, बोथ वेरिएबल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव कोरिलेशन होता, बोथ वेरिएबल आर पेयर्ड रैंडमली सिग्निफाइंग एब्सेंस ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम, मतलब अगर वो बिखरे हुए हैं, रैंडमली में कुछ भी हो रहा है, उनके बीच में कोई रिलेशन पैटर्न बढ़ना घटना नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है उनके बीच में जीरो कोरिलेशन है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि दो चलों या चरों में कारण प्रभाव संबंध नहीं है तो ज्ञात सह संबंध कहलाता है। तो मैंने कहा इसको अपन भ्रमित या भ्रामक या जाली या फर्जी सह संबंध कहते हैं, स्पूरियस कोरिलेशन कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि टीचर की सैलरी बढ़ रही है, शराब की सेल बढ़ रही है, इससे आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ मत करो। गर्मी में आइसक्रीम खाने वाले बढ़ रहे हैं, डूबने वाले बढ़ रहे हैं, तो उससे कोई रिलेशन नहीं निकालो, वहाँ कोई थर्ड फैक्टर की वजह से ही चीज़ें हो रही हैं। तो सह संबंध दिख रहा है पर वो काम का नहीं है, तो ये भी आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका भ्रामक या झूठा सहसंबंध हुआ। इसके बाद कहता है डैश डैश, इनके बीच संबंधों का अध्ययन करते समय हमें नकारात्मक सहसंबंध की उम्मीद करनी चाहिए। वी शुड एक्सपेक्ट अ नेगेटिव कोरिलेशन व्हाइल स्टडीइंग रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आप देखो जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, है ना। इनकम बढ़ती है तो वो परिवार खर्चा भी ज़्यादा करता है, तो ये कैसा रिलेशन देखने को मिला? पॉजिटिव कोरिलेशन। प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, प्राइजेस बढ़ते हैं तो जनरली डिमांड गिरते हैं, तो इसमें क्या देखने को मिला? नेगेटिव कोरिलेशन। सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी, सेल्स बढ़ती है तो प्रॉफिट भी क्या होता है? बढ़ते हैं, कैसा रिलेशन मिला? पॉजिटिव कोरिलेशन। इसने हमसे क्या पूछा था, बताओ कब आपको नकारात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध देखने को मिलेगा इस वाले में? तो इसका आंसर बी होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है अब ये हो गया, ये इस तरह का आपको नेगेटिव कोरिलेशन में इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा, पैटर्न आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करने से पहले आप ये समझो, आपका आंसर जो कोरिलेशन का आएगा ना, वो कभी भी -1 से छोटा नहीं आएगा और +1 से बड़ा नहीं आएगा। आपका आंसर हमेशा -1 से +1 के बीच में मूव करेगा। तो कभी घुमा के पूछ लेना कि बताओ कोरिलेशन में रेंज कितनी होती है, तो अपने को पता है स्टैटिस्टिक में रेंज बराबर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट टू हाईएस्ट आपको +1 देखने को मिल सकता है, लोएस्ट टू लोएस्ट आपको -1 देखने को मिल सकता है। तो कोरिलेशन में अगर आप रेंज पूछे तो वो 2 होती है। वैसे ये पूछे कि कोरिलेशन क्या मान ले सकता है, इसको हिंदी में सहसंबंध गुणांक या इंग्लिश में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन टेक वैल्यू -1,
टू 1, इसके बिटवीन में वो वैल्यू ले सकता है। ये जो आपको 45 डिग्री का कोण बनता हुआ दिख रहा है नीचे से ऊपर उठता हुआ, बिल्कुल 45 डिग्री का कोण है, यानी ये परफेक्ट कोरिलेशन है, ये परफेक्ट कोरिलेशन है। और ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, चित्रों को दिमाग में बिठा लो। अच्छा, +1 मैं केवल इससे समझाता हूँ, इसमें केवल नेगेटिव वर्ड आएगा। अगर आपका कैलकुलेशन आपने सॉल्व किया, आपका आंसर +1 आया तो मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर आपका आंसर 0 आया तो मतलब 0 कोरिलेशन है, दोनों के बीच में कोरिलेशन नहीं है। अगर आपके आंसर 0 और 0.25 के बीच में आया, फॉर एग्जांपल 0.22, तो ये 0.25 से नीचे है, 54 भी नहीं है, 4 आना भी नहीं है, तो ये लो, ये डिग्री बोलते हैं, लो डिग्री कोरिलेशन है। अच्छा, अगर आपका आंसर 0.25 को टच कर जाता है और 0.75 तक पहुंच जाता है ना, या 0.7499 बोल देते हैं, तो फिर आपका मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन है। और अगर आपका 0.75 से ज़्यादा रिजल्ट आता है, 0.75 टू 0.99, है ना, तो आपका हाई डिग्री कोरिलेशन कहलाएगा। ओके, तो कितनी डिग्री है? 5, 0, लो, मीडियम, हाई, परफेक्ट। ठीक है, चलो अपन अब इसके क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है द लिमिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मेथड्स पे भी बात करेंगे, तो कार्ल पियर्सन ने जो मेथड दिया था, या किसी के भी जो मेथड है, आपका आंसर -1 से +1 के बीच रहेगा। तो जैसे 1 लिख के माइनस+ लगा दिया, तो आपका आंसर हमेशा इतना रहेगा, तो ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है, कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं क्या? बिल्कुल सिंपल होते हैं जी, एक बार आपको फंडा समझ में आ गया फिर तो सिंपल ही सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है while calculating the coefficient of correlation, if the computed value comes as 0.959, then what will be the conclusion या interpretation? यानी सहसंबंध के गुणांक की गणना करते समय यदि गणना का मान या कहें r का मान 0.959 आया तो निष्कर्ष या व्याख्या क्या होगी? तो आपका आंसर क्या आया है? 0.959। एग्जैक्ट 1 तो नहीं आया, तो आप परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो मान है ये 0.75 से ज़्यादा है और 1 के बीच है ना, राउंड फिगर में आप इसको 0.96 बोल सकते हो। 0.9 से मतलब 96% एक तरह से। तो अगर 0.75 से 1 के बीच आंसर है तो इसको कहेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो इसमें इसने आगे कुछ नहीं लिखा तो प्लस साइन माना जाएगा, और प्लस साइन के लिए अपने को पॉजिटिव वर्ड यूज़ करना है, और 0.75 से मान ज़्यादा है, 0.75 से मान ज़्यादा है, तो इसलिए अपने को हाई डिग्री बोलना है। तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है, उसमें तो आंसर +1 होता। हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड, ये बिल्कुल सही है। मॉडरेटली कोरिलेटेड तब बोलते हैं जब इसका मान 0.25 टू 0.75 के बीच होता, और परफेक्टली नेगेटिव तब होता जब -1 आंसर होता। नो कोरिलेशन तब आंसर होता जब 0 रिजल्ट आता, तो इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, तो अपने को बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी कंप्यूटेड बिटवीन। तो आप जो कार्ल पियर्सन मेथड से कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हो वो किसके बीच में होता है? 2 वेरिएबल के बीच में। 2 वेरिएबल क्या हुए? जैसे अभी बताया ना, बरसात और फसल, ये 2 वेरिएबल हैं। स्पीड और एक्सीडेंट वेरिएबल हैं। जिम आवर्स और आपका जो कहें वेट है, वो 2 वेरिएबल्स हैं जो बदलते रहते हैं। तो आप क्या करते हो, इस मेथड की मदद से 2 वेरिएबल यानी 2 चरों के मध्य कोरिलेशन निकालते हो। और एक मेथड आप और सीखेंगे थोड़ी देर में, वो है स्पीयरमैन का जो मेथड है वो 2 गुणों के मध्य में सहसंबंध ज्ञात करता है। तो इस तरह से याद रखेंगे, है ना। ये कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट की विशेषताएं हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। और अब ये आपको फॉर्मूले हैं जो कार्ल पियर्सन ने दिए थे, ये एक ही चीज़ को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं। जैसे आप ये याद रखिए, ये आर मतलब है कोरिलेशन का पहला फॉर्मूला हो सकता है सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। किस तरह में समझ में नहीं आया? ठीक है, ये कैसे करते हैं अभी अपन एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे। अच्छा, इसी चीज को बदल के लिखने का तरीका है सिग्मा dx dy अपॉन में ऐसा अंडर रूट आ जाएगा, सिग्मा dx स्क्वायर सिग्मा dy स्क्वायर, ऐसा। इसमें n से n कैंसिल हो जाता है, इसके फॉर्मूलों को लगाते हैं तो n से n कैंसिल हो जाता है, तो ये बनता है। या इसी चीज का मॉडिफाइड रूप ये है, आप इसी सीक्वेंस में याद रखना, आपको याद रह जाएगा।
कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स इनटू वेरियंस ऑफ वाई अंडर द रूट, ये भी एक तरीका है निकालने का। ठीक है, कैसे करेंगे अभी अपन बता दूंगा मैं आपको। चलो तो ठीक है, हाँ जी, अब क्वेश्चन को देखते हैं और फिर पहले मैं आपको कार्ल पियर्सन कैसे कैलकुलेट करता है ये मैं समझा दूंगा ना आपको, तो फिर आप बड़े आराम से पूरी बात समझ जाओगे। कहता है कार्ल पियर्सन के गुणन परिघात सहसंबंध गुणांक का सूत्र इस प्रकार है। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई यूज करता था, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। इन्होंने तो ये फॉर्मूले दे दिए, मैं बताता हूँ, सीधा बता सकता हूँ कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ। जैसे हमने क्या किया, हम है ना, समझो इंडिया में शादी का पैटर्न देख रहे हैं कि है ना, शादी के समय पति कितने साल का होता है, पत्नी कितने साल की होती है। तो अपन एक समझ लो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में गए और अपन ने रैंडमली वहाँ पे 10 जोड़े छांटे। हमने पाया उन मामलों में, जैसे पति है 23 का तो पत्नी पाई 18 की, पति है 29 का तो पत्नी पाई 21 के। ऐसे अपन वहाँ से 10 आंकड़े नोट करके आ गए। अब अपने को ये देखना है कि दोनों की एज में पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, ये हम जानना चाहते हैं। हमने क्या किया, एक तरफ पति को बिठा दिया, पति को अपन ने बोल दिया एक्स सीरीज, ठीक है, और पत्नी को अपन ने बोल दिया वाई सीरीज। ओके, आप सबसे पहले सिंपली मीन निकालो। आपका पहला स्टेप क्या होगा, आपको मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं अपन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो अपन ने सबको जोड़ दिया और 300 टोटल आया, 300 बटा 10 करके आपका मीन आ गया 30। ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आप क्या निकालो, डिविएशन निकालो। डिविएशन कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो अपन, इतना लंबा क्वेश्चन इसलिए एमसीक्यू में बनता नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए होता क्या है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस एक्स में से जैसे 23 है और ये 30 है ना, यहाँ पे मीन 30 आया आपका, तो 23 और 30 का अंतर देखा, फिर 27 और 30 का अंतर देखा, फिर 28 और 30 का अंतर देखा। जितने भी अंतर आए उनको लिख लिया, है ना। डिविएशंस का योग 0 आता है, वो हमें मीन की प्रॉपर्टी पता है। अच्छा, आपका dx का टोटल कितना आया, 0 आ गया। अब आप क्या करोगे, dx का स्क्वायर करो, यानी इसकी स्क्वायरिंग होगी। यानी तीसरा स्टेप ये होता है कि ये जो आपने d या dx बनाया, इसका dx स्क्वायर करो। आप कर लेंगे स्क्वायरिंग, तो -7 का स्क्वायरिंग, -7 मल्टीप्लाई -7 ऐसे करके 49, -3 की स्क्वायरिंग 9 एंड सो ऑन। तो ये सारी स्क्वायरिंग हो गई। ये जो आपने स्टेप किए यही आपको y के साथ करने हैं, यानी आपको पहले y का मीन निकालना है, फिर y सीरीज का डिविएशन निकालना है और फिर डिविएशन की स्क्वायरिंग करनी है। ये काम, ये जो 3 स्टेप हुए ये आपको यहाँ पे भी करने हैं, कर लिए। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये जो डिविएशन आया और जो y सीरीज का डिविएशन आया, आपको उसको मल्टीप्लाई कराना है। दोनों डिविएशंस को, dx एक्स सीरीज वाले डिविएशन को और वाई सीरीज वाले डिविएशन को आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो आपका कॉलम बनेगा dx dy। किसको गुणा कराया है, देखो ये -7 और ये -7 को आपने गुणा कराया। ठीक है, अच्छा इसको देखो, ये -1 और यहाँ था -4, यहाँ -1 और -4 को गुणा कराया, तो मल्टीप्लाई करने पे 4 पॉजिटिव हो गया। किस तरह ये हो गया। फिर आपको एक फॉर्मूला लगाना है, वो है आर का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, ये वाला। ठीक है, पहले ये मीन निकाल लिया है ना, ये हो गया सारा। ये है फॉर्मूला, सिग्मा dx dy, जो मैंने बताया था वहाँ पे, सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड ऑफ y। तो अब आप बोलेंगे कि सर वो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x कैसे आएगा। तो आपका ये जो सिग्मा dx स्क्वायर था अपॉन n अंडर द रूट, यानी मीन का फॉर्मूला तो है ये वाला, और dx स्क्वायर अपॉन n अंडर द रूट, ये आपका स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x का फॉर्मूला आया। ठीक है, ऐसे ही स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा dy स्क्वायर अपॉन n अंडर द रूट, ये आपका स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y का फॉर्मूला है। ओके, ठीक है, बात समझ में आती है। तो अब आपको ये सारी वैल्यूज भर देनी है ना, जो ये सारी वैल्यूज गिवन है, ये सारी, मतलब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है, इससे आपको सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे। और फिर मैं अब जो इसके आगे के 5 क्वेश्चन कराऊंगा, वो 5 क्वेश्चन भी आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। इसने बोला फॉर्मूला ये होता है कि r बराबर सिग्मा dx dy अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ x स्टैंडर्ड ऑफ y, इसमें n मिसिंग है, ये गलत है। सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड ऑफ x, ये सही है। सिग्मा xy अपॉन, ये नहीं होता ये फॉर्मूला,
ये वाला भी नहीं होता। तो मुझे समझ में आ गया, क्वेश्चन तो इतना ही था कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला है। मैं पिछला फॉर्मूला देख के बोलता था, दिखाया ना, अभी ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, इसमें स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है जी, चलो। तो अब इसका आंसर आपका बी रहा, और अब सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के आसपास आएंगे। आप जज नहीं कर पाओगे वो थ्योरी क्वेश्चन है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। चलो देखो, ठीक है, तो ये इसका बी रहा। अब आप देखो क्वेश्चन क्या है। यदि सिग्मा एक्स वाई बराबर 140 है, स्टैंडर्ड डिवीजन x 5 है, स्टैंडर्ड डिवीजन y 4 है तथा n बराबर 10 है, तो सहसंबंध गुणांक होगा। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने x सीरीज में 10 आंकड़े लिए। फॉर एग्जाम्पल बरसात मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, और y सीरीज के भी इन्होंने 10 आंकड़े लिए। 10 साल में हुई बरसात और 10 साल में हुई फसल के बीच में ये सहसंबंध निकालना चाहते हैं। अब इन्होंने सारी मेहनत कर ली है, यानी इन्होंने ये जो सिग्मा एक्स वाई बनाया है ना, तो इन्होंने पता है क्या किया होगा, ये जो x माइनस एक्स बार होता है और जो y माइनस वाई बार होता है उसको मल्टीप्लाई करा दिया है। ठीक है, ये इन्होंने मल्टीप्लाई करा दिया है। अच्छा, इसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x y ये सब निकाल दिए हैं। तो मैं अब वहाँ पास जाके क्या करूँगा, वैल्यू पुट करूँगा, यानी डिविएशन फ्रॉम x और डिविएशन फ्रॉम y को इन लोगों ने मल्टीप्लाई करा दिया है और उसका रिजल्ट 140 आया है ना। एक बात आप समझ लो, ठीक रहेगा। कुछ लोग इसको इस तरह से लिखते हैं सिग्मा डी एक्स डी वाई, और कुछ लोग इसको इस तरह से लिखते हैं सिग्मा एक्स वाई, है ना। ये एक ही चीज़ को लिखने के तरीके हैं। ये एक बहुत क्लियर है, डिविएशन फ्रॉम एक्स मल्टीप्लाई डिविएशन फ्रॉम वाई, और कुछ लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, यानी ये कैपिटल एक्स को मानते हैं डिविएशन, वाई कैपिटल वाई को मानते हैं डिविएशन। कुल मिला के डिविएशन का मल्टीप्लाई आपको गिवन है 140। मैं चाहता तो इसको भी डी एक्स डी वाई लिख सकता था, पर मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम में, आप इसके लिए भी रेडी रहना, आपको ये देखने को भी मिल सकता है। अच्छा, एन इन्होंने 10 जोड़े लिए थे, तो एन के यहाँ पे 10 आ गया। और इसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स दे रखा है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई दे रखा है। ठीक है, तो बस अब क्या है, 5 चौक 20, 20 इंटू 10 200, नीचे की तरफ 200 है, ऊपर की तरफ 140 है। रिजल्ट आपका क्या है, 0.70। 0.70 बताओ हाई डिग्री है क्या? नहीं, हाई डिग्री नहीं है, ये है मॉडरेट डिग्री। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो एक होता है पेसर और एक होता है मीडियम पेसर, तो ये मीडियम पेसर है, मॉडरेट मतलब मीडियम सा। ठीक है, तो 0.70, क्योंकि 0.75 हो जाता तो मैं हाई डिग्री में रख देता, 0.70 है तो मॉडरेट डिग्री में, यानी मध्यम स्तरीय है। मध्यम स्तरीय सहसंबंध है, खैर इसने तो स्तर पूछा नहीं। अच्छा, इसमें से कौन सा, ये आपका पॉजिटिव आया है ना, तो पॉजिटिव वाला लेना है, ये वाला लेना है। कि सर ये तो 0.7 है, अरे यार ऐसे मत करो, 0.7 मतलब 0.70 ही होता है, किस तरह हमें पता है, ऐसे क्या कर रहे हो। ठीक है, चलो, तो डी इसका आंसर था, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, x तथा y के बीच में सहसंबंध गुणांक किसका प्रत्यक्ष समानुपाती होता है? और मेरे समझ ही नहीं आया क्या बोल रहा है। x के प्रमाण विचलन का, y के प्रमाण विचलन का, x तथा y के बीच के सह विचलन का, दोनों a तथा b का। ओके, इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r बिटवीन x एंड y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी भी समझ नहीं आया। ओके, फिर मैंने कहा यार चलो हिम्मत कर, ऑल इज वेल। आर बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन को, अगर यानी ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं कोवेरियंस, इसको बोलते हैं एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज का कोवेरियंस। यानी मैं इस चीज को वापस लिखता हूं, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ एक्स स्टैंडर्ड ऑफ वाई। कि सर आपने क्या किया, मैंने इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखा, एक तरह से चौथा फॉर्मूला हो गया, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय दिस। ठीक है, अब अगर आपको r का मान बढ़ाना है, या तो आप इसको बढ़ाओ या फिर आप इन लोगों को कम करो। यानी कोरिलेशन इसके तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होता है और इनके इनवर्स यानी उल्टा प्रोपोर्शनेट होता है। कि समझ नहीं आ रहा, मतलब r का जो है इससे तो पॉजिटिव सहसंबंध है। पॉजिटिव सहसंबंध है का मतलब क्या हुआ, कोवेरियंस बढ़ेगा तो r बढ़ेगा, ये निकला, कोवेरियंस बढ़ेगा तो r बढ़ेगा। और इनसे
इनसे नेगेटिव रिलेशन है कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x बढ़ेगा तो कोरिलेशन का रिजल्ट घटेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y बढ़ेगा तो कोरिलेशन घटेगा। यानी इसके बढ़ने पे r मेरा घटेगा, इसके बढ़ने पे r मेरा घटेगा, लेकिन इसके बढ़ने पे मेरा r बढ़ेगा। यानी जो कोरिलेशन है, जो मेरा r है, वो इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होता है। ये अगर दुगना हो गया, मैं अगर सिंपल बोल रहा हूं, अगर ये जो भी वैल्यू है ये अगर दुगनी हो गई तो मेरा r का मान भी दुगना हो जाएगा, और अगर ये दुगना हो गया तो मेरा रिजल्ट आधा रह जाएगा। इतना बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए। रटना हो तो आप रट सकते हो, मैंने पूरा कोशिश की आपको समझा पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन कोई कहे थ्योरी क्वेश्चन है तो मैं कहता हूं उसका जड़ प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि x और y सीरीज के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के गुणनफल का योग यानी सिग्मा एक्स वाई शून्य हो तो सहसंबंध गुणांक क्या होगा। आराम से इन्होंने क्या किया, x सीरीज ली, x मीन निकाला, y सीरीज ली, y मीन निकाला, फिर x और x के बीच का जिसको अपन डिविएशन बोलते हैं उन्होंने वो निकाला। इसके बाद इन्होंने y सीरीज का भी डिविएशन निकाला, और फिर इन्होंने डिविएशंस को मल्टीप्लाई किया जिसको एक्स वाई से भी कोट करते हैं। इनका ये नतीजा 0 आया। अब मुझे r का फॉर्मूला अच्छे से पता है कि r के फॉर्मूले में इस तरह का होता है, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड ऑफ वाई, ये होता है। अगर ये ही चीज़ 0 हो गई तो मैं नीचे कुछ भी रखूं क्या ही फर्क पड़ता है। अगर ये चीज़ 0 हो गई है तो मेरा r 0 आने वाला है, क्योंकि इसने यही तो कहा x तथा y सीरीज के अर्थमेटिक मीन से इन्होंने जो डिविएशन लिए उन डिविएशनों का जो इन्होंने मल्टीप्लाई करके इसका जो टोटल आया वो 0 आया। तो बताओ r का क्या होगा। मैंने कहा r का सत्यानाश हो जाएगा, r बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर C रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखना चाहते हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अभी हमारे ऐप पे जाइए और हमने ये कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स को आप परचेज़ कीजिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 50 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हैं, जो उनका पैटर्न रहा है, उस पे हमने सैम्पल पेपर्स क्रिएट किए हैं। आप वो सैम्पल पेपर्स कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने उस कोर्स में हर चैप्टर के 100 से भी ज़्यादा MCQ दे रखे हैं, और जहाँ जहाँ आवश्यक है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे रखा है, ताकि आप आराम से अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें। ये सारा का सारा कंटेंट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो कोई भाषा का बैरियर नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मोबाइल में स्क्रीन छोटे में दिक्कत आती है, तो अगर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट है तो आप उस पर भी हमारा कंटेंट व्यू कर सकते हैं। हम हार्ड कॉपी फैसिलिटी नहीं देते, लेकिन आप बड़ी स्क्रीन पे आप आराम से हमारा कंटेंट देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमने प्रीवियस ईयर कोई लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया है। बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर आपको ये कोर्स हमारे ऐप से लेना चाहिए। चलिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि एक्स सीरीज और वाई सीरीज के वेरियांस 16 और 25 है और दोनों का कोवेरियांस 18 है तो सहसंबंध गुणांक क्या होगा। तो मैंने आर का जो थर्ड फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला कि आपको एक्स और वाई का कोवेरियांस लेना है, अपॉन में वेरियांस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वेरियांस ऑफ वाई अंडर द रूट लेना है। आपका एक्स सीरीज का और वाई सीरीज का जो कोवेरियांस है वो तो है 18, आपका जो फर्स्ट वेरियांस है वो है 16, आपका जो सेकंड वेरिएंस है वो है 25। ठीक है कि सर इसको कैसे सॉल्व करें। देखो, आप इसको चाहो तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर एक बार रूट निकाल लो, और चाहो तो दोनों की अलग अलग रूट भी निकाल सकते हो, क्योंकि आसान वैल्यू है तो आराम से अलग अलग निकल जाएगी। जैसे 16 की रूट होती है 4 और 25 की रूट होती है 5, तो ऊपर 18 है, नीचे 20 है, आंसर 0.9 है। आंसर 0.9 हो सकता है, एक से आंसर ऊपर आए। कभी मेरा आंसर 1.9 आए तो समझना गलती हो गई मुझसे, ठीक है। तो 0.9 हो सकता है, तो ये R है और इसका आंसर 0.9 या 0.90 है, और इसे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं जी। आप कह सकते हो कि सर फॉर्मूले याद कर लिया तो बिल्कुल ठीक है, काबू में आ जाएगा चैप्टर, लेकिन थोड़ा समझना भी पड़ता है।
if the covariance between two variable is 20 and the variance of one of the variable is 16, what will be the variance of the other variable? अब के बाद इसने फिगर को मिसिंग किया है, आप समझिएगा बात को। R का फॉर्मूला होता है कि ऊपर आपको कोवेरियंस लेना है और इधर आपको वेरियंस ऑफ x वेरियंस ऑफ y लेना है रूट के अंदर, ठीक है। आराम से बात करते हैं। ओके, अब आपका पहला जो ऊपर दे रखा है कोवेरियंस वो तो 20 है, ठीक है। और जो पहला वेरिएंस है वो है 16, ये रूट, और जो दूसरा वाला है वो मिसिंग है। जो y सीरीज का वेरिएंस है वो मिसिंग है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। ये 20 बराबर 4 इंटू ये आ रहा है जो मुझे अभी पता नहीं चल रहा है। अच्छा, मैं इसको इससे काटूँ तो नतीजा आता है 5 बटा हुआ, है ना, बटा हुआ वेरिएंस ऑफ y सीरीज। ओके, मैं अब आपसे पूछता हूं इसको बोले हटा दो। ऊपर 5 है ना, ऊपर 5 है, नीचे क्या वैल्यू हो सकती है? 1 हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि 5 बटा 1 करने पे आंसर 5 आ जाएगा। नीचे 2 वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि 5 बटा 2 करने पे वैल्यू 2.5 हो जाएगी। 5/3 नहीं हो सकता, 5/4 नहीं हो सकता, मैक्स से मैक्स 5 बटा 5 हो सकता है। मतलब 5 बटा 5 हो सकता है, क्योंकि 5 बटा 5 करने पे रिजल्ट 1 आएगा, विच इज पॉसिबल। 5 बटा 6 हो सकता है, विच इज पॉसिबल, क्योंकि आंसर 1 से कम आएगा। यानी आप समझो 5 के नीचे बटे हुए में 1, 2, 3 या 4 नहीं हो सकता। 5 के नीचे 5 या 5 से ज्यादा आएगा, 5 या 5 से ज्यादा आएगा। और इसको समझने के लिए यानी आपका वेरिएंस का मान 25 या 25 से ज़्यादा होना चाहिए। आपका वेरिएंस का जो आंसर होगा वो 25 से ज़्यादा होगा। किस तरह क्या है ये R की जो प्रॉपर्टी है ना कि R का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के मैथमेटिकल क्वेश्चन बनाया गया है। एक्चुअली वापस मैं समझाऊं, ऊपर 20 है, नीचे एक वैल्यू सॉल्व हो चुकी है 4, तो ये वाली वैल्यू मिनिमम 5 होगी, और मिनिमम 5 निकले इसके लिए मतलब आपका वेरिएंस 25 एंड अबव 25 हो सकता है या उससे अधिक होना चाहिए। तो इनमें से जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो बी आंसर है। अगेन ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन को थ्योरी में पिरोकर किया गया है। अब आपके कोरिलेशन का एक और मेथड होता है जिसको स्पीयरमैन मेथड बोलते हैं। इसके अलावा एक मेथड और होता है जिसको कॉन्करेंट डिविएशन मेथड कहते हैं। तो इस वीडियो में तो अपन स्पीयरमैन के मेथड तक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको और इसके जैसे इसमें 40 करीब क्वेश्चन मैंने बनाए थे इस पीपीटी में, तो 20 करीब तो मैं इस वीडियो में सॉल्व कराता हूँ, 20 आपको मैं ऐप पे अवेलेबल करा दूंगा। हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है, वो डाउनलोड करके वहाँ से फ्री में आप देख लेना, तो वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, अब अपन रैंक कोरिलेशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उस पर बात करते हैं। जैसे सपोज करो हमने कुछ बच्चों के आंकड़े लिए, है ना, हमने कुछ बच्चों के आंकड़े लिए, हमने देखा इंग्लिश में उनके नंबर कितने हैं, इकोनॉमिक्स में कितने हैं। हमने 8 बच्चों को बुलाया, हाँ भाई इंग्लिश में कितने, हाँ भाई इकोनॉमिक्स में कितने। वो जो नंबर हम बताते गए वो हमने लिखते गए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ऐसा है कि जो इंग्लिश में बच्चा होशियार है वो इको में भी होशियार होता है, ऐसा है क्या? या ऐसा है कि इंग्लिश में बच्चा होशियार है तो इको उसको नहीं आएगी? ठीक है, अपन वैसे तो मुझे लगता है कि इन दोनों में सहसंबंध निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों पृथक पृथक सब्जेक्ट हैं और ये तो बच्चे के इंटेलिजेंस लेवल पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो इंटेलिजेंट होता है उसको लगभग हर चीज़ आसान लगती है, जो डम्ब होता है उसको हर चीज़ लगभग मुश्किल लगती है। पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। खैर, हमें कोरिलेशन निकालना है और इसके लिए हमें स्पीयरमैन का मेथड लगाना है। तो जो पहले कैलकुलेशन था, स्पीयरमैन के मेथड में रैंकिंग देखी जाती है। तो कैसे करेंगे वो समझो। अब अपन आराम से बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इंग्लिश के नंबर लिख लो। अब आप देखो इंग्लिश में हाईएस्ट किसके हैं, इसके, इसको दे दो फर्स्ट रैंक। सेकंड हाईएस्ट किसके हैं, इसके, इसको दे दो सेकंड रैंक। थर्ड हाईएस्ट किसके हैं, इसके, 54, थर्ड रैंक। और इस तरह से आप रैंकिंग दे दो। जो 58 वाला है, जिसका 58 स्कोर आया वो रैंक में क्लास में फर्स्ट है, ये आप आराम से कर पाओगे। और जिसके लाइक कम होते जाएंगे उसका रैंक कम है। सबसे कम 36 नंबर है तो इसकी 8th रैंक है। ऐसे ही आप इकोनॉमिक्स के मार्क्स को जमाओ और इसके बीच में जैसे इसमें मुझे 70 हाईएस्ट लग रहा है तो ये 1 है ना।
और 30 लोएस्ट है, तो ये 8वां है, तो 1 2 3 4 करके ऐसे देते जाओ। अब आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने रैंक दी एक्स सीरीज को, फिर आपने रैंक दी वाई सीरीज को। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, रैंक ऑफ एक्स सीरीज और रैंक ऑफ वाई सीरीज का डिफरेंस निकालना है, और फिर इस डिफरेंस का स्क्वायर निकालना है। तो पहले आपने डिफरेंस निकाला कैसे, 4 और 8 में अंतर है -4, 2 और 3 में अंतर है -1। जितने भी डिफरेंस है इनकी जोड़ हमेशा 0 आएगी। अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो सारे डिफरेंस की टोटल हमेशा 0 आएगी। फिर आपको डी की स्क्वायरिंग करनी है, -4 की स्क्वायरिंग करके 16 हो गया, -1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 2 का 4 हो गया। इस तरह से आपने स्क्वायरिंग कर ली, ठीक है। फिर आपको फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। किस तरह क्या फॉर्मूला है, ये कोरिलेशन का फॉर्मूला है। कोई कोई इसको आर के नीचे एस लिखता है यानी स्पीयरमैन, कोई कोई इसको आर के नीचे कैपिटल आर लिखता है। तो ये तरीका है। अच्छा सर क्या लिखना है, 1 लिखना है -6 सिग्मा डी स्क्वायर और n स्क्वायर -1। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि n को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो n का पावर 3 हो जाता है ना, और n मल्टीप्लाई 1 से होगा तो n हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी रखा जाता है ना, ये वाला। तो n की क्यूब -n ये फॉर्मूला भी चलता है, और n स्क्वायर -1 भी चलता है, और इसके वो भी जरूरत नहीं है, थोड़ा टफ हो जाएगा। ओके, तो अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। कहता है अगर आप गुणात्मक तथ्यों के मध्य सहसंबंध निकाल रहे हो तो आप किस विधि का प्रयोग करते हैं। यानी अगर आप दो गुणों में सहसंबंध है, यानी सपोज करो बहुत सारे बच्चे हैं और डांस कर रहे हैं, और आपको जज बना दिया, जैसे एक तो आपको जज बना दिया और एक आपके दोस्त को जज बना दिया। अब ये बच्चे डांस कर रहे हैं, तो आप ये जरूर बता सकते हो कि यार ये वाला बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा है और ये वाले बच्चे को डांस नहीं करना आ रहा है, लेकिन आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। आप अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक ठीक, औसत, फैबुलस, कुछ भी ऐसा जज कर सकते हो, लेकिन जैसे उनकी डांसिंग एबिलिटी है उसको आप जस्ट जनरली क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। हम कई बार अंक दे देते हैं, लेकिन जनरली आप उनको ऑर्डर में ही जमा सकते हो। या मान लो आपके सामने कोई ब्यूटी कंपटीशन हो रहा है, 10 कैंडिडेट सामने आ गए, तो आप किसी को पा सकते हो, यार ये मेरे हिसाब से बहुत सुंदर है, ये कम सुंदर है, इसका विजडम बहुत ज़्यादा है, इसका विजडम बहुत कम है। कहने का मतलब है जब गुणों के मध्य सहसंबंध निकालना होता है तो आपको स्पीयरमैन की क्रमांतर विधि यूज करनी चाहिए। स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड इज टू बी यूज्ड व्हेन यू कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन क्वालिटेटिव फैक्ट्स ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स। अगर आप गुणों, एट्रीब्यूट्स को फिर गुण बोलते हैं, अगर आप गुणों के मध्य सहसंबंध निकालने वाले हो तो स्पीयरमैन का मेथड बहुत ही अच्छा रहता है। ये स्पीयरमैन के मेथड की विशेषताएं आप पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन, ये किन के बीच में संबंध बताता है, टू ऑर्डिनल डेटा, टू इंटरवल डेटा, टू रेशियो डेटा, टू नॉमिनल डेटा। तो ये रिलेशन बताता है टू ऑर्डिनल डेटा, यानी जिनको एक ऑर्डर में जमाया गया हो, कि आप फर्स्ट हो, आप फोर्थ हो, आप 8th हो, आप 10th हो, तो उनके बीच में जो ऑर्डिनल डेटा होता है उसके लिए इस तरह के आंकड़े यूज होते हैं। ऑर्डिनल डेटा वे आंकड़े होते हैं जिनमें केवल क्रम या रैंक या ऑर्डर का महत्व होता है, उनके बीच का अंतर का महत्व नहीं होता, ठीक है। चलो सॉरी, अगला क्वेश्चन कहता है द फॉर्मूला फॉर द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, कोटि सहसंबंध गुणांक का क्या सूत्र है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर n स्क्वायर -1। ये सही है। ये वाले में यहाँ पे +1 लगा दिया तो गलत है। तो इसलिए देखो स्टैटिस्टिक में एक बात याद रखना, कच्चा पक्का कुछ नहीं होता। स्टैटिस्टिक में फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए बिल्कुल, माइनस कहाँ है, प्लस कहाँ है, रूट कहाँ है, सबके ऊपर है या आधे के ऊपर है, वो अच्छे से याद होना चाहिए। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर n, ये भी गलत है, यहाँ पे प्लस लगा दिया, ये गलत है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है कोटि सहसंबंध गुणांक का या क्रमांतर सहसंबंध गुणांक का। इतना आसान क्वेश्चन था, ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो गुणों के अनुसार निम्न प्रकार के क्रम दिए गए हैं। अब इन्होंने रैंक दे दी है ना, जो जज होंगे, जज ने इसको सबसे सुंदर पाया, इसको सबसे मतलब घटिया पाया, मतलब बदसूरत तो नहीं बोलना चाहिए, बदसूरत तो कोई होता नहीं है, इसको सेकंड नंबर पाया, इसको फोर्थ। अब जैसे अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, बताओ दोनों के मध्य क्रमांतर सहज संबंध गुणांक क्या होगा। अब ये है ना आपका विजडम है, आप चाहो तो फॉर्मूला वगैरह याद हो तो उसको अप्लाई करके करो, और आप एक कॉमन सेंस से भी कर सकते हो कि इन दोनों का टेस्ट बिल्कुल मैच नहीं खाता। कैसे, जिसको ये फर्स्ट बता रहा है उसको ये फिफ्थ बता रहा है, जिसको ये फिफ्थ बता रहा है उसको ये फर्स्ट बता रहा है, जिसको ये
ऊपर से सेकंड बोलता है उसको, ये नीचे से सेकंड बोलता है। कहने का मतलब है इनके बीच में एग्जैक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, इन दोनों की जजमेंट आपस में मेल ही नहीं खाती। जैसे होता है ना, पति पत्नी ड्रेस लेने जाते हैं, पति को जो सबसे अच्छी ड्रेस लग रही है, पत्नी बोल रही है वाहियात, घटिया, बेकार। उल्टा भी हो सकता है, जो ड्रेस पत्नी को अंटशंट लग रही है और भाई साहब क्या ड्रेस है, मतलब इतनी बढ़िया ड्रेस है, और पति बोल रहे हैं ये अच्छी। तो उन मतलब इसका मतलब क्या है कि उन पति पत्नियों में तालमेल नहीं है, मतलब उसके मामले, चॉइस के मामले उनका नेगेटिव कोरिलेशन है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है पति पत्नी दोनों को ही चीज भारी हो, तो मतलब उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। इससे अब और कुछ जज मत करना आप, मैं बस ये समझा रहा हूं कि इसको देख के बता सकता हूं कि इनके बीच का, मैं देख लिया इनकी हालत 5 मिनट में, मैं समझ गया कि इनके बीच में बनती नहीं है। अच्छा, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इसमें आपको रैंक ऑफ एक्स सीरीज और रैंक ऑफ वाई सीरीज दे रखी है। जैसे इधर दे रखा है 1 2 3 4 5, इस बहाने चलो आपके स्टेप हो जाएंगे। और इधर दे रखा है 5 4 3 2 1। अच्छा, एग्जाम में ऐसे नजर नहीं हटानी चाहिए, जैसे मैंने क्वेश्चन पे नजर हटा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन पे नजर बना के लिखना चाहिए। अच्छा, अब अपन निकालेंगे डी यहाँ पर डिफरेंस है, 1 में से 5 गया -4, 2 में से 4 गया -2, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4। मेक श्योर सिग्मा डी बराबर 0 होगा, क्रमांतरों का योग हमेशा 0 आएगा। और अब आप इसके वर्ग निकालोगे, -4 का 16 होता है, -2 का 4 होता है, 0 2 का 4 4 का 16, ऐसे करके 40 हो गया। ये 40 को क्या कहेंगे, सिग्मा या समेशन सिग्मा डी स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला लगाना है 1 माइनस, ये 1 थोड़ा साइड में है ना, सिग्मा, पहले 6 लिखना है, सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर -1। कि सर वैल्यू कैसे भरेंगे, 1 को तो साइड में रखो, ये 6 लिखा, ओके, ये एन स्क्वायर माइनस, हाँ 6 लिखा, डी स्क्वायर यानी ये वाला, तो 40 आया था, ये 40 लिख दिया, ठीक है। ये n का मतलब 5 है, ये फिर 5 का स्क्वायर है -1 है, ठीक है। तो अब और क्या कैसे करेंगे, ये 1 साइड में है, 6 × 40 कितना हुआ, 240। और इधर आप देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से 1 गया 24 होता है, 24 में से 24 × 5 होता है तो 120 होता है। ये 1 है, ये माइनस है, 240 बटा हुआ 120 करोगे तो 2 आएगा, 1 में से 2 जाएगा तो -1 आएगा। -1 का मतलब है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कैलकुलेशन से भी साबित हो गया है। बस 1 2 क्वेश्चन अपन इस वीडियो में और करेंगे, बाकी क्वेश्चन के लिए आप ऐप पे चले जाइएगा। चलिए, यदि कोटि के अंतरों के वर्गों का योग, अब देखो मेरा पढ़ा हुआ होगा ना, कोटि मतलब रैंक, अंतर यानी डी, वर्ग यानी डी स्क्वायर, योग यानी सिग्मा डी स्क्वायर, तो मुझे समझ में आ गया कि ये सिग्मा डी स्क्वायर की बात कर रहा है। और पदों की संख्या 8 है, तो कोटि सहसंबंध गुणांक क्या मान क्या है, तो बस ये कुछ लोग इसको आर और के से भी रिफ्लेक्ट करते हैं। 1 लिखना है -6, इसको यहाँ ब्रैकेट ले लो, सिग्मा डी स्क्वायर, तो सिग्मा डी स्क्वायर दे रखा है 50, और पद कितने हैं 8, ये पहले लिखा 8 बाहर, फिर लिखा है 8 का स्क्वायर, फिर लिखा है -1, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ये 1 माइनस 6 × 50 कितने हुए 300, और ये 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 1 गया 63, 63 × 8, 63 × 8, 8 × 48, 8 × 24, 504 कि सर फिर कैसे करेंगे, 1 माइनस 300 बटा हुआ 504, पहले इसको सॉल्व कर लो, ये 150 हो गया, ये 252 हो गया, और सॉल्व कर लो, ये 75 हो गया, ये 126 हो गया। कि सर फिर क्या है, फिर तो भाग लगाना पड़ेगा, कि सर 75 के अंदर 126 का भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 0 ले लिया आपने तो 0 पॉइंट हो गया, और ये लगभग 125 × 6 के आसपास, ये लगभग 6 के आसपास जाएगा। तो 1 माइनस 0.6, तो नतीजा आपका 0.4 के आसपास आएगा, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो वो मैं मान के चल रहा हूँ कि एग्जाम में कैलकुलेशन देगा तो थोड़ी आसान सी देगा, 0.404 इसका आंसर है। और अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन किया है ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। यदि सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 99 हो, n बराबर 10 हो, तो क्रमांतर सहसंबंध गुणांक क्या होगा। मैं घर से फॉर्मूला याद करके गया, 1 - 6 डी स्क्वायर की टोटल 99 दे रखी है। फिर मैं आगे के क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे। अच्छा, इसके बाद सर इस टॉपिक में से क्या बचता है, इसके बाद बचता है कॉन्करेंट डिविएशन मेथड, वो बचता है। इसके बाद इसमें स्कैटर डायग्राम के थोड़े से क्वेश्चन बचते हैं, प्रोबेबल एरर
स्टैंडर्ड एरर ये बचता है, कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कॉफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, ये सब बचता है। तो इसके लिए आपको 20-25 क्वेश्चन और देखने पड़ेंगे। अच्छा, एन, एन क्या है, 10 है, तो मैं तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये एन बराबर 10 है और पास में 10 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 1 गया 99, 99 इंटू 10 990। ये मैंने सॉल्व कर लिया, वैल्यू नहीं भरी है ना। अच्छा, 1 माइनस 6 इंटू 99, 600 में से 6 कम 594 अपॉन 999, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यानी आप यूं कर दो तो भी ठीक है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, ये 99 से 99 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0.6 हो गई, 1 में से 0.6 गया तो 0.4, इसका आंसर आपका 0.4 आएगा। होप मैं इस वीडियो में जस्टिस कर सका, आपको चीज़ें समझा सका। कोरिलेशन का थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको आया होगा। चलिए, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा कंटेंट बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है।